कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी से शरद पवार की मुलाकात के बाद शिवसेना का पॉजिटिव बयान आया है। पार्टी लीडर संजय राउत ने एक बार फिर कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का ही सीएम होगा और शिवसेना की सरकार बनेगी। शरद पवार के कल वाले बयान पर राउत ने कहा है कि शरद पवार को समझना सबके बस की बात नहीं है। सदर राज को लेकर रावत ने कहा कि महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी सदर राज नहीं चाहती है। तो कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी से शरद पवार की मुलाकात के बाद शिवसेना का पॉजिटिव बयान आया है। पार्टी के लीडर संजय राउत जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, हर रोज उनका नया बयान आता है। एक बार फिर से उन्होंने उसी बात को दोहराया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बनेगी, यानी कि सीएम शिवसेना का होगा। शरद पवार के कल वाले बयान पर राउत ने कहा है कि शरद पवार को समझना सबके बस की बात नहीं है। सदर राज को लेकर राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि सदर राज लगा रहे। हम खुद चाहते हैं कि सरकार का जब गठन हो तो सरकार का नेतृत्व आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब करें, ये हमारी मांग रहेगी और भूमिका रहेगी। अगर पवार साहब कुछ बात बोलते हैं उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अनुभवी नेता बड़े नेता हैं। सर, ऐसे में बात चल रही है कि बीजेपी अगर बीजेपी से आगे कोई प्लान हो सके तो 3 साल बीजेपी का सीएम और 2 साल से देखिए, ये आपकी जानकारी है, मैं उसको विश्वास नहीं रखता हूँ। पवार साहब गलत क्या बोल रहे हैं? पवार साहब ठीक बोल रहे हैं। सरकार गठन करना है तो शिवसेना को पूछे, क्योंकि सरकार शिवसेना बनाने वाली है ना। लेकिन एक तरफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ पवार साहब ऐसे कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चलेगा। अभी राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगा है। उससे पहले जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन हटाकर एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनाने के बारे में भी हमने कल पवार साहब से चर्चा की। वो भी चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन हटनी चाहिए, तभी बहुत से जो मुद्दे हैं वो दूर हो जाएंगे। आप अगर कांग्रेस के नेताओं से पूछें, वो भी चाहेंगे राष्ट्रपति शासन हटनी चाहिए। आप बीजेपी के नेताओं से बात करें, वो भी चाहेंगे राष्ट्रपति शासन को हटाना चाहिए। तो शिवसेना इस देश का सबसे बड़ा पार्टी है, हमारे 18 सांसद हैं और महाराष्ट्र में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली में शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच मुलाकात को लेकर शिवसेना को बड़ी उम्मीदें थीं। लग रहा था दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में सरकार बनने की तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। और पीर को शरद पवार सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे तो लगा कि आज महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर फाइनल बातचीत होगी और तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन शरद पवार जब मुलाकात के बाद बाहर आए तो तजब्जुब की हालात पहले जैसे ही रही। किसी के साथ सरकार बनाने की बात ही हमने की है। हमने वहाँ की पोजीशन क्या है, नंबर क्या है, किसके पास कितने हैं। और एक बात थोड़ी सी जो आजकल अखबार में भी आती है कि कांग्रेस एनसीपी मिलकर कुछ बात करते हैं, इससे हमारे कोई साथी नाराज हो गए। खाली मीटिंग है कर्सी का। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद शरद पवार ने दिल्ली में अपने घर पर शिवसेना रुकन पार्लियामेंट संजय राउत से मुलाकात की। राउत ने कहा कि बहुत जल्द सरकार बनेगी। जल्दी ही महाराष्ट्र में एक पॉपुलर गवर्नमेंट आ जाएगी। सर, 2 बड़े नेता है, 2 नेता में क्या चर्चा हुई मैं कैसे बता सकता हूँ? आपने पूछा होगा, उन्होंने क्या बताया? मैं नहीं पूछा। उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, मैं नहीं पूछा। ऐसे में शिवसेना की तशवीश बढ़ना लाजमी है, क्योंकि शिवसेना को लग रहा था कि सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस बेहद पुरजोश नजर आएंगी और शिवसेना की हर डिमांड पूरी हो जाएगी। लेकिन अब सियासत में माहिर शरद पवार ने तस्वीर बदल दी है। इस बीच मरकजी वजीर रामदास अठावले ने एक नया फॉर्मूला निकाला है। अठावले चाहते हैं कि बीजेपी और शिवसेना में 3 साल और 2 साल के लिए सीएम पद का बंटवारा हो जाए। कांग्रेस फिलहाल कर्नाटक वाला सबक नहीं भूली है। यही वजह है कि बातचीत का दायरा अब सिर्फ सरकार बनाने पर नहीं, बल्कि राज्यसभा की सीटों और नगर पालिका तक पहुंच चुका है। 3 अलग अलग नजरियात की पार्टी का संगम ऐसे हालात में तभी हो सकता है जब बंटवारा भी बराबरी का हो और तीनों पार्टियां मुतमईन हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दूसरे दिन भी हंगामा हो सकता है। दरअसल आज अपोजिशन ने दिल्ली और पूरे मुल्क में बढ़ती आलूदगी को लेकर बहस की मांग की थी, जिसे हुकूमत ने हामी भर दी है। आज शाम 4 बजे से लोकसभा में आलूदगी पर चर्चा शुरू होगी। सरमाई इजलास के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं। संसद में आज आलूदगी का मुद्दा उठेगा। दिल्ली और पूरे मुल्क में बढ़ती आलूदगी पर चर्चा होगी। शाम 4 बजे से लोकसभा में बहस शुरू होगी, जिसका जवाब वजीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर देंगे। पीर को कई पार्टीज के अरकान पार्लियामेंट ने आलूदगी पर चर्चा की मांग की थी। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 13 दिसंबर तक चलेगा। वहीं आलूदगी पर चर्चा से पहले पार्लियामेंट में आज बीजेपी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग होगी। सरमाई इजलास के पहले दिन भी लोकसभा में हंगामा हुआ और जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। इसके साथ ही लीडर्स की नजरबंदी का मुद्दा भी उठाया गया। वहीं हुकूमत हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सियाचिन में अवलॉन्च की जद में आकर फौज के 4 जवान शहीद हो गए हैं। फौज के लिए काम करने वाले 2 पोर्टर्स की भी इस हादसे में मौत हो गई है। पीर की दोपहर में अवलॉन्च में फंसे फौज की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बर्फ से निकाल तो लिया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के बावजूद 4 जवान और 2 पोर्टर्स को बचाया नहीं जा सका। अवलॉन्च में जिंदा बचे 2 जवानों का इलाज फौजी अस्पताल में चल रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम इलाके सियाचिन, जहां पर 20,000 फीट की ऊंचाई और -30 डिग्री से कम दर्जाए हरारत पर हिंद की फौज तैनात है। इस मकसद के साथ कि मुल्क की सरहदों को कोई नापाक मंसूबों के साथ पार न कर पाए। फौज के इन बहादुर जवानों से दुश्मन भी डरते हैं, लेकिन कुदरत का कहर हिंदुस्तानी फौज के इन जवानों पर फिर से भारी पड़ रहा है। सियाचिन में तकरीबन 20,000 फीट की ऊंचाई पर आए एवलॉन्च की जद में आकर फौज के 4 जवान शहीद हो गए। सेना के साथ मौजूद 2 पोर्टर्स की भी मौत हुई है। सियाचिन में -30 डिग्री सेल्सियस दर्जाए हरारत में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 8 मेंबरान की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। फौज के इस दल में 2 पोर्टर भी शामिल थे। फौज की पोस्ट पर बीमार एक साथी को अस्पताल पहुंचाने के लिए ये टुकड़ी निकली थी। दोपहर करीब 3 बजे फौज की ये टीम बर्फीले तूफानों का शिकार हो गई। पेट्रोलिंग पार्टी के 6 जवान और 2 पोर्टर्स के फंसने के बाद जवानों को बचाने के लिए फौज ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में राहत मुहिम चलाने में माहिर एवलॉन्च पैंथर्स को लापता सैनिकों को तलाश करने के लिए उतारा गया। मुहिम में फौज की माउंटेन रेस्क्यू टीम भी शामिल हुई। सख्त मेहनत के बाद सभी जवानों को नाजुक हालत में तलाश किया गया। जवानों को बर्फ से निकालने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। नाजुक हालत में फौज के डॉक्टर्स की टीम ने जवानों का इलाज शुरू किया। इस बीच 4 जवान की हालत ज्यादा बिगड़ी और वो शहीद हो गए। फौज के साथ गए 2 सिविल पोर्टर्स की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। एवलॉन्च में फंसे 2 जवानों का इलाज फौजी अस्पताल में चल रहा है। सियाचिन के जिस इलाके में जवान एवलॉन्च की जद में आए, वहां सर्दियों के वक्त दर्जाए हरारत -60 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में एवलॉन्च की जद में आए जवानों की हालत क्या हुई होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फर्ज की राह पर दुनिया के सबसे ऊंचे इलाके में तैनात इन सभी जवानों की शहादत को पूरा मुल्क सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया के सबसे मुश्किल इलाके सियाचिन में अवलॉन्च और -30 डिग्री वाली ठंड इससे पहले भी फौज के लिए जानलेवा साबित हुई है। सियाचिन के हालात इतने मुश्किल हैं कि यहां पर तैनात जवानों के लिए जिंदा रहना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। चलिए हम आपको बताते हैं क्या होता है अवलॉन्च और फौज के लिए क्यों ये दुश्मन की गोलियों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। दुनिया के सबसे ऊंचे इलाके सियाचिन में तैनात फौज के जवानों के लिए दुश्मनों की गोलियों से ज्यादा खतरनाक साबित होती है जानलेवा सर्दी और अक्सर आने वाले बर्फीले तूफान, जिसे हम एवलॉन्च कहते हैं। हिमाचल के ऊंचे हिस्सों में एवलॉन्च के वाकयात होते रहते हैं, लेकिन ये बर्फीले तूफान उस वक्त और खतरनाक हो जाते हैं जब ऊंची चोटियों पर ज्यादा बर्फ जमा हो जाती है।
बर्फ परत दर परत जम जाती है और बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने की वजह से ये परतें खिसक जाती हैं और तेज बहाव के साथ नीचे की जानिब बहने लगती हैं। इनके रास्ते में जो कुछ भी आता है उसे अपने साथ ही ले जाती हैं। सियाचिन में इससे पहले भी कई बार ऐसे हादसात में फौज के सैकड़ों जवान शहादत दे चुके हैं। आदादो-शुमार के मुताबिक साल 1984 से लेकर अब तक एवलांच के हादसात में फौज के 35 ऑफिसर समेत तकरीबन 1000 से ज्यादा जवान सियाचिन में शहीद हो चुके हैं। 2016 में ऐसे ही वाकये में मद्रास रेजिमेंट के जवान हनुमंत थप्पा समेत टोटल 10 फौजी बर्फ में दबकर शहीद हो गए थे। सबसे डिफिकल्ट बैटलफील्ड है। वहाँ पे 95% जो कैजुअलिटीज़ होती हैं वो एनवायरनमेंट की वजह से होती है। वहाँ का टेम्परेचर सर्दियों में -45 to -63 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। हवाएं 60 नॉटिकल माइल्स की स्पीड पर चलती है। -30 डिग्री से कम दर्जाए हरारत में जिंदा रहना एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हिंद की फौज मुल्क की हिफाजत के लिए दुनिया के सबसे मुश्किल इलाके में डटी हुई है। आदादो-शुमार में सियाचिन की जानलेवा सर्दी को सिर्फ समझा जा सकता है, लेकिन इस मुश्किल हालात को समझने के लिए मुल्क के वजीर आजम और वजीर दिफा सियाचिन में जवानों के बीच जा चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2014 की दिवाली सियाचिन के हिमवीरों के साथ मनाई थी और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने जो कुछ कहा था वो सुनकर आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि सियाचिन में हिंदुस्तान के जवान कितने मुश्किल हालात में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। विश्व में कहीं पर भी इतनी कठिनाइयों वाला क्षेत्र नहीं है। विश्व में कहीं पर भी -30, -40 डिग्री टेम्परेचर में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को तैनात रखने का सौभाग्य विश्व में किसी को नहीं मिला। मुल्क पर आंच न आए इसलिए जानलेवा सर्दी को बर्दाश्त करने वाले बर्फीले तूफानों से टकरा जाने वाली हिंदुस्तान की फौज का ये जज्बा ही मुल्क को हर खतरे से महफूज रखता है। खुद फौज के अफसरान से सुनिए कि क्यों है सियाचिन सबसे मुश्किल इलाका। हमारे साथ बेस कमांडर, सियाचिन बेस कमांडर कर्नल वी हरिहरन है। कर्नल हरिहरन, यहाँ दुनिया, सबसे पहले ये बताइए कि दुनिया की सबसे मुश्किल तैनाती की जगह क्यों मानी जाती है? इसलिए माना जाती है क्योंकि ये नंबर 1 तो यहाँ पे सबसे ऊंचा वाला जगह है, हाई एल्टीट्यूड है, एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड है। इससे कोई हायर बैटलफील्ड दुनिया में कोई नहीं है। दूसरा, अल्टीट्यूड की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है जो शरीर और इक्विपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता है। और जहाँ तक मानसिक स्थिति की बात है, इंडियन आर्मी के सोल्जर बहुत ही बहादुर लोग हैं, उनकी मानसिक स्थिति पर इतना असर नहीं है। एवलांच के हादसे में फौज के जवानों की शहादत की तकलीफ सारे मुल्क को है। फौज भी अपने जाबाज जवानों को इस तरह चले जाने से तकलीफ में होगी, लेकिन ऐसे बर्फीले तूफान फौज के जज्बे को कम नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं फौज के उस हीरो की कहानी जिसने सियाचिन की जानलेवा ठंड और ताकतवर एवलांच के तौर पर आई मौत को तकरीबन शिकस्त दे ही दी थी। 2016 में सियाचिन में आए एक ऐसे ही एवलांच में फौज के 10 जवान शहीद हुए थे, लेकिन मद्रास रेजिमेंट के जवान हनुमंत थप्पा की बहादुरी का उनकी शहादत के बाद भी दुनिया ने लोहा माना था। हिंदुस्तान के हीरो हनुमंत थप्पा ना तो हिंदू थे, न मुस्लिम थे, न सिख और न ही ईसाई। वो एक सच्चे हिंदुस्तानी थे जिन्होंने आखिरी सांस तक अपने मुल्क की खिदमत की और जिंदगी और मौत से लड़ाई करते रहे। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के बेतादूर गांव के रहने वाले मद्रास रेजिमेंट के जवान हनुमंत थप्पा भी 3 फरवरी 2016 में सियाचिन में एक ऐसे ही एवलांच में अपने साथियों के साथ बर्फ में दब गए थे। जिन हालात में लोग मिनटों में जिंदगी की जंग हार जाते हैं, वहां पर हनुमंत थप्पा को 6 दिन बाद 30 फुट बर्फ के मलबे से जिंदा बाहर निकाला गया था। हनुमंत थप्पा की हालत नाजुक थी,
इसके बाद उनको बचाने की कोशिशें की गई। हनुमंत थप्पा को इलाज के लिए दिल्ली लाया गया था, लेकिन करिश्माई तौर पर -55 डिग्री सेल्सियस दर्जाए हरारत के बीच बर्फ की चट्टान में 125 घंटों से ज्यादा देर तक लड़ाई करने वाले हनुमंत थप्पा आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। लास्ट नाइट हनुमंता सियाचिन से हमारे पास 9 तारीख की सुबह पहुंचा। उस समय उसकी हालात काफी गंभीर थे। स्थिति यह थी कि जब वह सियाचिन की ठंड में था और हाई एल्टीट्यूड में था, उस समय उसके जो शरीर के सेल्स थे उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था। इनकी मेम्ब्रेन कमजोर हो चुकी थी और शरीर के बहुत सारे सेल्स, स्पेशली मसल के अंदर, सब मरने शुरू हो गए। हनुमंता की जान बचाने के लिए मेरी टीम जो पीछे मेरे बैठी हुई है, इन्होंने पूरी कोशिश की। किसी भी समय इनको किसी भी दवाई या यंत्र इक्विपमेंट की कमी नहीं महसूस। हनुमंत थप्पा की कुर्बानी गैर मामूली थी, क्योंकि जब हम आप 8 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस दर्जाए हरारत में स्वेटर और शॉल पहनकर अपने घर में ठिठुर रहे थे, उस वक्त हनुमंत थप्पा -55 डिग्री सेल्सियस दर्जाए हरारत के बीच सफेद मौत से जंग लड़ रहे थे। एक मिरेकल था कि वो 6 दिन तक जिंदा रहे। इसके बावजूद कि लगभग वो 3 मंजिला मकान जितना है उतनी बर्फ के नीचे थे। एक एयर पॉकेट था, लेकिन उनके मल्टीपल ऑर्गन सेट इन हो गया था। वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जो था कम्प्लीटली इरिवर्सिबल था। पूरी से हर प्रकार की कोशिश की गई और कोशिश के बावजूद भी वो नहीं बच सके। हनुमंत थप्पा को फौजी तमगे से नवाजा गया था और उनकी कुर्बानी को पूरे मुल्क ने सलाम किया था। लांस नायक हनुमंत थप्पा को पाड़ को सेना मेडल वीरता से मरणोपरांत सम्मानित किया जाता है। हर मुल्क की अपनी सरहद होती है। मुल्क की हिफाजत सरहदों पर खड़े जवान करते हैं और उनका दिल सिर्फ मुल्क के लिए धड़कता है। इसीलिए आज जिनकी रगों में मुल्क का खून दौड़ता है, ऐसे बहादुर जवानों की अमर कुर्बानी को जी मीडिया सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आंजहानी साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी की 102वें यौम पैदाइश है। आज मुल्क भर में उनकी यौम पैदाइश पर उन्हें याद किया जा रहा है। सियासी और समाजी लीडर्स खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। वजीर आजम मोदी ने भी ट्वीट करके इंदिरा गांधी को याद किया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस की कारगुजार सदर सोनिया गांधी, साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह, साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया और उनकी आखिरी आराम गाह पर गुलाहे अकीदत पेश की। आंजहानी वजीर आजम इंदिरा गांधी की पैदाइश 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुई थी। वो 2 अलग अलग मुद्दत में 15 साल से ज्यादा वक्त तक मुल्क की वजीर आजम रही थी। 31 अक्टूबर 1984 को उनको शहीद कर दिया गया था। दिल्ली में आलूदगी का मिजाज अब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। पीर को दिल्ली का आसमान बिल्कुल साफ था और हवा में आलूदगी का लेवल भी काफी कम हो गया था। दिल्ली में आलूदगी की कई वजूहात के बारे में आप जानते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे वो वजह जिसने दिल्ली की आलूदगी को काबू करने में अहम रोल अदा किया है। चमचमाती सड़कें, शानदार साइन बोर्ड्स, घुमावदार और चौड़ी सड़कें गैर मुल्क में आने का एहसास कराती हैं। ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। यही वो वजह है जिसने दिल्ली को डीजल और ट्रकों से निकलने वाले धुएं से आजाद कर दिया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की वजह से ही अब दूसरी रियासतों की गाड़ियां दिल्ली के बाहर से निकल रही हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे मई 2018 में खोला गया था और उसके खोले जाने के बाद तकरीबन 6 महीने बाद नवंबर 2018 को दिल्ली सरकार ने सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI जो एजेंसी है, जो भारत सरकार की एजेंसी है, उससे एक पूरा सर्वे कराया और उस सर्वे में ये पाया गया कि इस ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बनाए जाने के बाद दिल्ली में प्रदूषण 7% कम हुआ इसके बनाए जाने की वजह से। एक्सप्रेसवे से हर दिन करीब 10,000 गाड़ियां निकलती हैं। एक्सप्रेसवे पर हर दिन 60% कार, 32% ट्रक और 8% दूसरी गाड़ियां निकलती हैं। यानी
ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे शुरू के बाद यूपी और हरियाणा से आलूदगी और ट्रैफिक का बड़ा बोझ दिल्ली में कम हो गया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जो पॉल्यूशन कम हुआ उसका आंकड़ा नवंबर 2018 में ही आ गया था, खुलने के 6 महीने बाद, कि 7% पॉल्यूशन कम हुआ है दिल्ली में इसके खुल जाने के बाद, क्योंकि पूरा जो हैवी व्हीकल का जो ट्रैफिक था, जो ट्रक थे, जो बसेस थे, जो भारी वाहन थे, वो पूरे के पूरे डाइवर्ट हो गए। जो दिल्ली के अंदर से पहले प्रवेश करते थे, अब वो ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होकर गुजरते हैं और उसकी वजह से प्रदूषण कम हुआ। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को लेकर किया गया सर्वे ताज़ा नहीं है, लेकिन सर्वे के जो नताइज आए थे उससे उम्मीद की जा सकती है कि मौजूदा वक्त में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ने दिल्ली की आलूदगी को कम किया होगा। एक्सप्रेसवे खुलने से जो व्हीकल स्पेशली ट्रक्स जो दिल्ली के लिए जिनको आने का कोई ज़रूरत नहीं है, दे आर नॉट बाउंड फॉर दिल्ली, वो वहाँ बाईपास करके जा सकती है। उससे हमने देखा कि करीब 7% पोल्यूशन लोड जो है कम होता है दिल्ली में। दिल्ली में आलूदगी को कम करने के लिए दिल्ली हुकूमत कई और कदम उठा रही है। फिलहाल ऑड इवन का इस्तेमाल दिल्ली हुकूमत ने किया है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली।